हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर कोलीग्स। सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो इस चैनल पे नहीं आ रहा था और सबके मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ इंफॉर्मेटिव सेशन आप ला नहीं रहे हैं, क्या बात है। सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। मैं कुछ अर्जेंट काम में बिजी था। लास्ट पिछले 15-20 दिनों से मैं बिजी था, इसलिए कोई भी वीडियो इस चैनल पे नहीं आ रहा था। लेकिन अब कंटिन्यूटी में आपको एवरी वीक कुछ ना कुछ आपको कंटेंट मिलते रहेगा, कुछ ना कुछ आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ये जो आज का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये जो टॉपिक है वो आपके यूजीसी नेट में भी आएगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। इसके अलावा ये टॉपिक बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, एमकॉम किसी भी एग्जाम को आप अपियर करोगे वहाँ पे भी आपको स्टडी करने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक होगा जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और आज से ये नया एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ओबी का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप जैसे आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक एक पार्ट हम करते चले जाएंगे। एक सीरीज मैच करने जा रहा हूँ स्टार्ट। जैसे इसको आप मान के चलो देख सकते हो कि ये वाला जो टॉपिक है ना वो मान लो कि तरीके से यूनिट 1 का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनिट 1। इसको यूनिट 1 मान के चलिए, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल आप परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप लोगों को एक एक पॉइंट को बहुत आराम से करेंगे। सबसे पहले बाद में इन सब चीजों को देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर। देखो, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार करना। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से कैसा बिहेव कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड से कैसा बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार करना, एक दूसरे के प्रैक्टिकल कैसे बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड ऐड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई संस्था, कोई ऐसा जगह जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर काम करते हैं। पहली बात दिमाग में बैठा हो, जब भी ये वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन वो प्लेस होता है, वो जगह होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय काम करते हैं। जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, टीचर होते हैं और स्टूडेंट होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर और पेशेंट होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो के नाम से समझ लीजिए कि वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होते हैं। किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे तो एक काम कराने वाला होता है, काम करने वाला भी होता है। होप सो कि आप समझ रहे हो यहाँ तक। तो अभी हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो ये है कि एक मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे वहाँ पे टेंजिबल चीजें, जैसे कि फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, दीवार, बिल्डिंग्स हो सकते हैं। क्या वो एक दूसरे का बिहेव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम जो स्टडी करने वाले हैं वो ह्यूमन बीइंग के बारे में, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, किसकी पर्सनालिटी कैसी है, किसका परसेप्शन कैसा है, किसको कितना, कौन कितना मोटिवेटेड है, कौन कितना इन्फ्लुएंस है किसी लीडर से, अपने बॉस से, कौन टीम में काम करना चाहता है, कौन ग्रुप में काम करना चाहता है। इन सब चीजों को लेकर बात करेंगे। कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, कैसे बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जा सकते हैं। इन सब टॉपिक पे हम डिस्कशन आराम आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। समय ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ये लगातार सीरीज में वीडियो आएगा। देखो अभी आज सीरीज जो है ये 20-25 मिनट का, हर वीडियो 20 से 25 मिनट का आसपास में आप सोच, मैं कोशिश करूंगा कि और कम से कम में ही इसको समेट दिया जाए, खत्म कर लिया जाए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में केथ डेविस और जॉन न्यूस्ट्रॉम इन दोनों लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में डेफिनेशन दिया। कब दिया? 1985 में, 1985 में दिया। पॉइंट समझने की कोशिश करना है। यही लोग मेन ऐसे फॉर्मर हैं, इनके फाउंडर आप कह सकते हो। ये लोग कौन हो सकते हैं? फाउंडर हो सकते हैं। फाउंडर जिन्होंने क्या दिया? डेफिनेशन दिया किसका? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। द स्टडी मतलब एक अध्ययन है, एंड अप्लीकेशन मतलब यूज करने की पावर। यूज, अप्लीकेशन मतलब यूज करना, किसी चीज को अप्लाई करना मतलब यूज करना। ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ पीपुल एक्ट और बिहेव विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं, इसी चीज को समझने के लिए, इसी जानकारी को लेने के लिए, इसी नॉलेज को लेने के लिए कि हाउ टू पीपल बिहेव और एक्ट मतलब कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, इसी चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इट इज ए ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ये एक ह्यूमन टूल है, क्योंकि बेसिक सी बात है, ह्यूमन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ह्यूमन टूल है और ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। सपोज आप समझ जाओ, अगर मुझे पता चल गया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय है
जिसके अंदर कोई स्पेशल काबिलियत है, मतलब स्पेशल पोटेंशियल, उसके अंदर कुछ नॉलेज है, कुछ स्पेशल स्पेसिफिक उसको जानकारी है, तो अब मैं जान चुका हूँ उस बात को, तो मैं उसको यूटिलाइज कहाँ करूँगा, और बेहतर से बेहतर और अच्छे और जगह पे प्लेस पे करूँगा। या मैं अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके पास कोई वीकनेस है, तो मैं उसको उस वीकनेस को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी बातें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, जो आपका स्वॉट एनालिसिस होता है वो कहाँ से मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से मिलेगा। इसी चीज को स्टडी करना होता है। तो आपको एग्जाम में ये प्रॉपर ये लिखना होगा, द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ पीपल एक्ट और बिहेव विद इन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल कैसा बिहेव करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी चीज को हम क्या कहते हैं। ये डेफिनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको केट डेविस ने दिया था, जॉन न्यूस्टॉन ने दिया था। एग्जाम में आपको यही लिखना होगा। आप अगले टर्म पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बात समझ जाओ, ये है हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो ये क्या है, पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से यहाँ आप ये मान के चलो ऐसे दिखा देता हूँ, ये पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बीच में हम हैं हेल्थ सेंटर पे। ये हम जो है, मान लो कौन है, वो एक एम्प्लॉई है, एक छोटा सा एम्प्लॉई है, और यहाँ इतने सारे अलग अलग तरीके के लोग, मान लो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं, और बीच में कौन सा है, एम्प्लॉई। मान लो कि राहुल सर ही है बीच में। अब इतने सारे अलग अलग लोगों का बिहेवियर, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे डिस्कस कर रहा है, किसको प्रमोशन चाहिए, कौन आ रहा है टाइम पे, कौन नहीं आ रहा है टाइम पे, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, तो इस चीज को स्टडी करना बहुत जरूरी रहता है। और यही अगर आपको पता अगर नहीं चलेगा तो आप एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर पाओगे। कुछ समय बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, और आपको ऑर्गेनाइजेशन स्विच भी करना पड़ सकता है, और इस कारण से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को रिटेन भी नहीं कर पाता। आगे हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक पर, ध्यान से समझना। इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ओबी के पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, बेनिफिट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहला एम्प्लॉय स्किल्स, हम इस बात को जान जाएंगे कि हमारा पार्टिकुलर एम्प्लॉय के पास कौन सा स्किल्स है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से। अब हमें ये पता चल जाएगा कि उसका स्किल्स कौन सा है, या तो नहीं है, या तो होगा, या तो स्किल्स लेस होगा, या तो ज्यादा स्किल होगा, मोर स्किल होगा, और कौन सा स्पेसिफिक स्किल्स होगा वो जान जाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग उसको काम देना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा होता है कि हम एम्प्लॉय की क्या समझ जाते हैं, स्किल्स को हम पहली बात समझ जाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं। दूसरी बात होता है कि जैसे हमें स्किल्स पता चल जाएगा तो हम उस स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर काम कराना शुरू कर दें। मान लो कि किसी का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, किसी का प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, किसी का मार्केटिंग स्किल्स है, किसी का फाइनेंस स्किल्स है, तो उससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। उत्पादन शक्ति जो होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इससे एक और बेनिफिट होगा कि हम वहाँ जितने भी वर्क फोर्स है, मतलब मैन पावर है, जितने भी वर्क फोर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको डाइवर्स होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मान लो किसी को खुद नहीं पता कि उसका कौन सा स्किल्स है, मान लो मुझे अगर वेल्डिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है और मुझे कारपेंटरी में भेज दिया गया, या मुझे प्लम्बर का बहुत अच्छा नॉलेज है और मुझे इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन पे भेज दिया गया, तो मैं डाइवर्स हो जाऊंगा अपने करियर में, मैं खुद इधर से उधर हो जाऊंगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा मेरा वहां पे। तो इसलिए क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि हम क्या करते हैं, वर्क फोर्स को डाइवर्स होने से हम क्या करते हैं, बचाते हैं। और कोपिंग विथ रिटेंशन, कोपिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, रोक के रखना, रिटेंशन का मतलब होता है बनाए रखना। जैसे आपने देखा होगा कि स्किल्स का नहीं सही नॉलेज नहीं होने के कारण एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्किप कर जाता है, जब चला जाता है, भाग जाता है, इसको हम कह सकते हैं रिटेन नहीं कर पाता। और बार बार एम्प्लॉय को हायर करना इतना आसान नहीं होता, ये बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है, और इसमें बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी लगता है। तो फिर से न्यू एम्प्लॉय को लाओ, फिर इसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करो, फिर से इसको स्किल्स दो, फिर जानकारी दो, और फिर उसके इसके अकॉर्डिंग काम करो, ये भी बहुत मुश्किल है। तो रिटेंशन रेट को, रिटेंशन को मतलब कि एम्प्लॉय को अपने पास ऑर्गेनाइजेशन से जाने मत दो, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ओबी का नॉलेज हो। और रेस्पॉन्ड टू ग्लोबलाइजेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि वैश्वीकरण, हमारे देश का जो नॉलेज है, जो एम्प्लॉय की कैपेसिटी है, वो दूसरे देश में दूसरे जगह पे वैसे होगा। हम वहाँ के एम्प्लॉय के बारे में जान जाएंगे, वहाँ के लोगों की बिहेवियर के बारे में समझ जाएंगे। जैसे जापान का अलग बिहेवियर है, अभी आपने रिसेंटली सुना है कि जापान में 2 लोग जो थे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से 3 मिनट पहले निकल गए, उनको पूरे देश के सामने आके माफी मांगना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि जापान का वर्कफोर्स उसी तरीके से। तो हम इस चीजों से समझने की कोशिश करते ओबी से कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पे किस तरीके से काम करते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, आप ये समझ चुके हैं कि इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। जो बेनिफिट होता है वही बेसिकली चैलेंजेस भी होते हैं, इन्हीं सब चीजों को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का हम काम करते हैं।
अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है, ऐसी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी कि ओबी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मिलकर काम करते हैं, उनके बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सेकंड टॉपिक बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो गोल्स होते हैं वो किस लेवल पे डिवाइडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पेपर में आएगा, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो नंबर 1 गोल हम जिसको कहते हैं स्ट्रेटजिक गोल, नंबर 2 टैक्टिकल और नंबर 3 ऑपरेशनल। देखो सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझते हैं। स्ट्रेटजिक जो गोल होता है उसको बनाने का काम किसके पास होता है, जो सबसे हाई लेवल का मैनेजर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, या मतलब आप समझिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल पे हो सकता है। वो काम करता है, स्ट्रेटजिक लेवल पे काम करता है। और इसका मेन जो टारगेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये कोई भी गोल बनाता है ये किस टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के। ये इसका मेन काम होता है वो लंबे समय के लिए, तो वो बहुत हाई लेवल पे जो अगर होगा, जैसे इसमें आप एग्जांपल्स में समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ वगैरह वगैरह होते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटजिक गोल को कह सकते हैं। दूसरा होता है टैक्टिकल गोल। टैक्टिकल्स का मतलब होता है वो लेवल जो कि सुपरवाइजरी नेचर का है, या फिर मिडिल मैनेजर, जिसको हम कह सकते हैं मिडिल मैनेजर। क्या कह सकते हैं, मिडिल, इसको हम कहते हैं मिडिल मैनेजर, या वैसे लोग जो सुपरवाइजरी नेचर के होते हैं, सुपरवाइजर। यहाँ पे जरूरत किसकी होती है, सुपरवाइजर की। ये जो पहला जो बंदा जो स्ट्रेटजिक लेवल पे जो गोल सेट करता है ओबी के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, वो सारा गोल को फुलफिल कौन करता है, टैक्टिकल मैनेजर करता है। और टैक्टिकल मैनेजर जो होते हैं ना, वो अपने नीचे ऑपरेशनल मैनेजर, यहाँ पे क्या होगा, वर्कर होगा। कौन होगा, वर्कर होंगे। यहाँ पे ट्रेड यूनियन हो सकता है। ये ऑपरेशनल लेवल पे क्या करता है, अपने गोल को ट्रांसफर कर देता है। तो जो टैक्टिकल लेवल होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो इनके ऑपरेशनल लेवल पे और स्ट्रेटजिक लेवल की गोल को क्या करता है, बीचों बीच में दोनों को बांध के रखता है, कंट्रोल करके रखता है। समझ लो कि सबसे ऊपर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और सबसे नीचे वर्कर, और इनके बीच का चेन जो ब्रिज है वो कौन है, टैक्टिकल मैनेजर। ये नहीं होगा अगर सुपरवाइजर नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सीधे कंपनी का ऑनर होगा और वर्कर होगा, तो बीच का संभालने वाला कौन होगा, सुपरवाइजर नहीं होगा। एक तरीके से समझ लीजिए कि ये बैकबोन होते हैं, ये टैक्टिकल मैनेजर्स बीच में कंट्रोल करके रखते हैं, ऊपर के पार्ट को, नीचे के पार्ट को, बीच के बैकबोन है, ये बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं। तो इनका होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इनका जो इनके गोल्स होते हैं उसको डिसाइड ज्यादातर यही लोग करते हैं, स्ट्रेटजिक लेवल पे करते हैं, और उनको बोल दिया था कि आप इनका जो, जैसे इन्होंने गोल डिसाइड कर लिया 10 साल का कि 10 ईयर का है, अब उस 10 साल के गोल को 1 ईयर में अगर बात करें, डिवाइड करें, तो उसका काम कौन करेगा, टैक्टिकल मैनेजर करेगा। और 1 मंथ का अगर गोल हो जाए 1 मंथ के हिसाब से, तो वो काम करेगा ऑपरेशनल लेवल पर होगा। तो नंबर 1 स्ट्रेटजिक, नंबर 2 टैक्टिकल और नंबर 3 ऑपरेशनल। अब ऐसे समझ जाओ 10 साल का गोल है, बड़े लोग जो कंपनी के बड़े बड़े मालिक हैं उन्होंने डिवाइड कर दिया कि 10 साल का गोल है। 10 साल के गोल को छोटा कर दिया इन्होंने, कहाँ पे, टैक्टिकल लेवल में, कि तुम एक एक साल में गोल को फिनिश करते चले जाओ, तो 10 साल तक आते आते ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। अब ये खुद तो नहीं करेगा, ये नीचे वाले से करवाएगा, तो इसने इसको गोल दे दिया कि तुम पर मंथ 1 मंथ का टारगेट दे दिया, गोल दे दिया, तुम इस गोल को पूरा करते चले जाओ, तो 12 महीने में ये गोल पूरा हो जाएगा। लगातार करोगे, 10 साल करना है, तो आप 60 मंथ, अगर हम बात 60 नहीं ज्यादा होगा, 120 मंथ, 120 महीना, तो 120 महीने